हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एलोरा गुफा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, जो भी गुफा पढ़ रहे हैं वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये जो एलोरा गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र जो कि इंडिया का एक राज्य है, वहाँ पर ये स्थित है। अगर देखा जाए महाराष्ट्र के किस जनपद में स्थित है, तो यह एलोरा गुफा जो है औरंगाबाद से, जो महाराष्ट्र का एक जनपद है, जनपद का मतलब ज़िला होता है, औरंगाबाद ज़िले से 29 किलोमीटर दूर है। और अगर देखिए, अजंता भी महाराष्ट्र में ही है। अगर अजंता से दूरी पूछी जाए तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, क्योंकि अजंता भी महाराष्ट्र में ही है और एलोरा भी महाराष्ट्र में है। और दोनों गुफाएं आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आपसे ये वाला पॉइंट ज़रूर से हो सकता है पूछा जाए कि अजंता से कितनी दूरी है या फिर एलोरा की अजंता से कितनी दूरी है। तो देखिए, जनरली जो है माना जाता है 135 किलोमीटर दूर है अजंता से एलोरा। लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो कि एक मानक पुस्तक है, अगर कोई भी विवाद होता है तो इसी को आयोग मानता है। एनसीईआरटी जो है ना, ये एनसीईआरटी जो है, एक सेकेंड रुकिए, हम अपना नेट ऑफ करते पहले। तो ये जो एनसीईआरटी है, इससे सॉरी, एनसीईआरटी में ना 100 किलोमीटर दूर दिया हुआ है। ये जो अजंता से दूरी है एलोरा की, एनसीईआरटी नामक पुस्तक में, एनसीईआरटी की जो बुक है कला की, उसमें 100 किलोमीटर दूर बताया है अजंता से एलोरा की दूरी। लेकिन आपकी परीक्षा में कई बार आयोग ने 135 किलोमीटर माना, कई पुस्तकों में भी 135 किलोमीटर दिया है। जब आपकी परीक्षा में 135 हो तो आप लोग ये आंसर करेंगे। अगर 135 ना हो, 100 हो, तो आप लोग 100 को आंसर करेंगे, 100 किलोमीटर अजंता से। वैसे माना जाना चाहिए एनसीईआरटी में जो लिखा है 100 किलोमीटर दूर है अजंता से एलोरा। समीप स्थित गांव कौन सा है? देखिए, आप सोचिए कि गांव क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए गांव इम्पोर्टेंट है, जो ये गांव सब इतनी बड़ी गुफाएं हैं, इसी के पास इतनी फेमस चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है, इसके पास में जो गांव स्थित होगा वहाँ गांव के लोग कुछ तो उसके बारे में बहुत सी चीज़ें या फिर बहुत सी पारंपरिक कथाएँ कहानियाँ जानते होंगे। और ये जो है बहुत बड़ा रोल निभाते हैं उसकी सुरक्षा में। जो वहाँ की चीज़ें हैं, स्मारक है या फिर कोई भी राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय महत्व की कोई भी चीज़ें हैं, तो समीप के जो गांव रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पूछा जा सकता है कि समीप में कौन सा गांव है उस गुफा के पास। तो अभी तक देखिए, हम लोग जितनी भी गुफाएं हैं उसके आसपास कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सा गांव है, कौन सी सिटी है, सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो एलोरा के पास स्थित गाँव है उसका नाम बेरुल है। क्या नाम है? बेरुल। प्राचीन नाम क्या है? देखिए, प्राचीन नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर है, इसी इसी का बिगड़ा रूप एलोरा हो गया। ठीक है, प्राचीन नाम शुरुआत में इसको एलापुर बोलते थे। ये पूछा भी जा सकता है, एलोरा का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे? एलापुर। विषय कौन? ये गुफाएं किस विषय से संबंधित? देखिए, हम बहुत फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि जिससे वीडियो बहुत छोटी से है और हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लें। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। तो देखिए, विषय क्या है? विषय 3 धर्मों से संबंधित है। ये गुफाएं जो हैं ये 3 धर्मों से संबंधित है। ब्राह्मण, बौद्ध हो गई, ब्राह्मण हो गई और जैन। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। समय काल देखें। देखिए, ये जो गुफाएं हैं ये एलोरा की, कब से कब, कौन सी कितने से कितने के बीच में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है? तो 550 से 750 ईस्वी के मध्य बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। इसका ये मतलब है, ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में किस टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म का बोलबाला था? तो 550 से लेकर 750 ईस्वी के समय में बौद्ध धर्म, उसके बाद जो है 750 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी के मध्य में ब्राह्मण धर्म, उसके लास्ट में जो है जैन धर्म। 850 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य में जैन धर्म का बोलबाला यहाँ पर था। तो ये धीरे धीरे तीनों धर्म से संबंधित हो गई। पहले स्टार्टिंग में कौन सा था? बौद्ध, फिर ब्राह्मण हुआ, फिर जैन, और तीनों फिर 3 धर्म हो गए इस गुफाओं के। तो तीनों धर्म, इसीलिए हम लोग ऊपर पढ़ें कि ये 3 विषय से संबंधित है, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन। गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 34। अजंता में कितनी थी? 30। 30 कौन सी? वैसे जनरली 29 है उसमें, लेकिन अभी हाल ही में एक गुफा उसमें खोजी गई है जल्दी में, जिसको 15 तो एक गुफा है ही अजंता में, लेकिन 15 एक नई गुफा, इसी को मिलाएंगे तो 30 गुफा हो जाएगी, नहीं तो 29 है।
ठीक है, इसको मैंने बताया है अजंता वाली गुफा में, अजंता वाले लेक्चर में। आप लोग अजंता वाला वीडियो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे अजंता से रिलेटेड। ठीक, तो ये गुफाओं की यहाँ पर कुल संख्या 34 है, अजंता में जबकि 30 है। इनमें से 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं, इन 34 में जो है 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से 29, इसके बाद देखिए 12 तक तो हो गया बौद्ध धर्म, इसके बाद 13 से 29 धर्म ब्राह्मण धर्म से हैं, जबकि 30, 31, 32, 33, 34 ये जो है गुफाएं जो है 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। अब आपको बात समझ आ गई। देखिए 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29 ब्राह्मण धर्म से, जबकि 30 से 34 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंशीय शासकों ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया, राष्ट्रकूटों ने करवाया। पर्टिकुलर एक शासक का नाम नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है गुफाओं के निर्माण का, और धर्म से संबंधित इतनी ज़्यादा समय में ये बनी है। जैसे अजंता जो है 800 वर्षों में बनी है, तो इसीलिए राष्ट्रकूट वंशीय शासकों का मतलब यहाँ कई राष्ट्रकूट वंशीय शासकों का योगदान रहा है इन गुफाओं के निर्माण में। तो देखते हैं गुफाओं का नामकरण, ये वाले पॉइंट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानना आवश्यक है। देखिए इन गुफाओं के नाम क्या हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट भाई एक सीरियल से नहीं 34 गुफाओं के नाम हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, तो सबका नाम पता ही है। जिन गुफाओं का नाम इम्पॉर्टेंट है और जिन गुफाओं के नाम पता है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 10वीं गुफा जो है उसका नाम है सुतार झोपड़ी, 10वीं गुफा का नाम है सुतार झोपड़ी। 11वीं गुफा का नाम है तीन ताल, 11वीं में ताल है, 12वीं में थाल है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि 11वीं ताल है थाल है, 11वीं में ताल है, जबकि 12वीं गुफा का नाम तीन थाल है। 14वीं गुफा को ब्रह्म गुफा या फिर रावण की खाई बोलते हैं, ब्रह्म गुफा या फिर रावण की खाई, ये पूछा गया है। रावण की खाई इस गुफा को कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है रावण की खाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 15वीं गुफा दशावतार इसको कहते हैं, 15वीं गुफा को दशावतार कहते हैं। 16वीं गुफा को कह सकते हैं कि कैलाश मंदिर कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं इस गुफा में कैलाश मंदिर है। 21वीं गुफा को क्या कहते हैं? रामेश्वरम कहते हैं, 21वीं गुफा को रामेश्वरम कहते हैं, जबकि 22वीं गुफा को नीलकंठ कहते हैं, 22वीं गुफा को नीलकंठ। 23वीं गुफा को तेल घाटी, 24वीं को कुंभा खाड़ा, 25वीं गुफा को जनवासा, 26वीं गुफा को ग्वालिन, 28वीं की सीता की नहानी, 19वीं गुफा को छोटा कैलाश। देखिए 31वीं गुफा को इंद्र सभा, 31वीं को इंद्र सभा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। 32वीं को जगन्नाथ सभा, इनको क्या कहते हैं? जगन्नाथ सभा। और 31वीं को इंद्र सभा। ठीक, इन गुफाओं का नाम, इनको आपको खुद से याद करना पड़ेगा, एक बार में पढ़ने से ऐसे याद नहीं होंगी। इसको आप लोग यहाँ से खूब बड़े बड़े किसी पेन स्केच या फिर किसी भी मोटी पेन से लिख के अपनी दीवार में अपनी मेज़ के सामने लगा दीजिए, और रोज़ उसको देखिए, आपको याद हो जाएंगी। बार बार उसको देखिए, मन में बिठाइए और याद करिए। इसमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में। यहाँ से कोई ना कोई एक सवाल पूछा जा सकता है और आपको सब याद करनी है जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखते हैं 14वीं गुफा जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इसे ब्रह्म गुफा या फिर रावण की खाई कहते हैं। इस गुफा में सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, वराह, विष्णु, अंधासुर का वध करते हुए शिव पार्वती, गणेश आदि की मूर्तियाँ पाई गई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो है कैलाश उठाता रावण की मूर्ति पाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश उठाता रावण। ठीक है, कैलाश उठाता रावण यहाँ मिस हो गया लिखना, तो आप लोग इसको लिख लीजिए यहीं पर। इसका नाम जो है 14वीं गुफा का ब्रह्म गुफा या रावण की खाई है, और इस गुफा में सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, वराह, विष्णु, अंधासुर का वध करते हुए शिव पार्वती, गणेश आदि की मूर्तियाँ पाई गई हैं। यहाँ से कोई भी एक पूछा जा सकता है किस गुफा में इनकी मूर्ति पाई गई है, या फिर ऐसे इसमें से 3 नाम उठा के पूछेगा, इनमें से एक किसी अन्य गुफा का कुछ दे देगा, पूछेगा एलोरा की 14वीं गुफा में कौन सी मूर्ति इनमें से नहीं पाई गई है, तो 3 पाई गई रहेंगे, एक किसी अन्य से जो दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो 2-3 टाइप के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। हम 15वीं गुफा के बारे में देखें, इसको जो है दशावतार के नाम से जाना जाता है, दशावतार। ठीक, और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंशीय शासक दंतदुर्ग, ये भी आवश्यक है आपको जानना, आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। इसका निर्माण 15वीं गुफा का निर्माण दंतदुर्ग जो थे राष्ट्रकूट वंशीय शासक थे, इन्होंने करवाया था। ठीक, 16वीं गुफा। अब देखिए यहाँ पर इसमें कैलाश मंदिर है, और ये कई बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलाश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैलाश मंदिर जो कि 16वीं गुफा में स्थित, इसका निर्माण किसने करवाया। मान लीजिए कृष्ण प्रथम ने करवाया था, लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम जो है किस वंश के शासक थे, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ये भी याद करिए आप, ये किस वंश के शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, और इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण 16वीं गुफा में करवाया। ठीक है, और यहाँ 16वीं गुफा ना लेके डायरेक्ट ना लिखकर डायरेक्ट जो है एलोरा गुफा लिख देंगे। कैलाश मंदिर जो है किस गुफा में है, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है एलोरा, क्योंकि ये 16वीं गुफा तो एलोरा का ही पार्ट है ना। तो एलोरा भी आप लोग याद रखिए कि एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर, और गुफा कौन सी किस गुफा में है ये भी याद रखिए, 16वीं गुफा में है। ठीक है, अब जो ये मंदिर है, ये भारत के प्राप्त समस्त मंदिर, जितने भी मंदिर भारत में प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे भव्य मंदिर है ये, एवं अद्वितीय मंदिर है ये। ठीक है, देखिए यह भारत के प्राप्त समस्त मंदिरों में सबसे भव्य एवं अद्वितीय मंदिर है। अजंता यदि चित्रकला में विश्वविख्यात है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर स्थापत्य कला में। देखिए, जो अजंता पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो अपनी चित्रकारी के लिए फेमस है, चित्रकला में योगदान के लिए फेमस है। लेकिन अगर एलोरा की प्रसिद्धि की बात की जाए विश्व स्तर पर, तो इसका जो कैलाश मंदिर है वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में विश्वविख्यात है। इतना अच्छे से ये बना है कैलाश मंदिर, जिसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में स्थापत्य कला के रूप में विश्वविख्यात है। ठीक है, अजंता चित्रकला में विश्वविख्यात है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण जो है कैलाश हिलाता रावण है। देखिए, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए, अभी मैंने यहाँ बताया आपको 14वीं गुफा में कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैलाश हिलाता रावण। यहाँ पर जो कैलाश हिलाता रावण है वो मूर्ति है 14वीं गुफा में। ठीक है, यहाँ पर मूर्ति है कैलाश हिलाता रावण की 14वीं गुफा में, जबकि 16वीं गुफा में क्या है कैलाश हिलाता रावण, यहाँ पर आकृति का मतलब चित्र बना हुआ है दीवार में। ऐसे मान लीजिए कोई आकृति बना दीजिए उसी तरह से वहाँ पर, लेकिन मूर्ति बनाएगी। आप समझ रहे होंगे ना, मूर्ति और चित्र में तो अंतर होता ही है। जैसे कि आप लोग पेज पे दीवारों पे चित्र बना सकते हैं, लेकिन मूर्ति एक ऐसे बॉडी की तरह बनती है। ठीक, तो यही अंतर है यहाँ पर वहाँ पर 14वीं और 16वीं गुफा में। तो इस मंदिर का सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण क्या है, कैलाश हिलाता रावण की आकृति। पर्सी ब्राउन का मानना है, देखिए अगला पॉइंट है, पर्सी ब्राउन का मानना है कि 11वीं सदी में एलोरा गुफा चित्रों के निर्माण के बाद यहाँ पत्रों नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पत्रों मत लिखिए, यहाँ पत्थरों हैं, पत्थरों को काटकर गुफा चित्र बनाने की परंपरा समाप्त हो जाती है। ये जो पर्सी ब्राउन है ये कह रहे हैं 11वीं सदी में एलोरा गुफा चित्रों के, जब एलोरा गुफा के चित्रों का निर्माण हो जाता है 11वीं सदी में, उसके बाद पत्थरों को गुफा काट कर गुफा चित्र बनाने की परंपरा ही समाप्त हो जाती है। एलोरा तो पत्थर को काट कर गुफा बनाई गई है ना। इसके बाद कह रहे हैं, इनका मानना है, चाहे हकीकत में हुआ रहा होगा कि नहीं हुआ रहा होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो है कभी कभी क्या होता है, विद्वान अपने अनुसार जो खोज करते हैं उस आधार पर वो चीज़ों को मान लेते हैं। उसकी सत्यता क्या है नहीं है, अगर उस पर कई विद्वानों का मतलब सर्वमत रहता है, सभी लोग उससे सहमत रहते हैं, तो वो बात सत्य होती है, क्योंकि सबको वो निष्कर्ष मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है क्या है कह रहे हैं, पर्सी ब्राउन कह रहे हैं कि जब 11वीं सदी में एलोरा गुफा के चित्रों का निर्माण हो जाता है, पत्थरों को काट कर गुफा चित्र जो बनाई जाती थी, 11वीं सदी के बाद ऐसी परंपरा, पत्थरों को काट कर गुफा चित्र बनाने की परंपरा समाप्त हो जाती है, इनका ऐसा मानना है। और देखिए अब 21वीं गुफा के बारे में पढ़ते हैं। 21वीं गुफा एलोरा में सर्वप्रथम खोजी गई। देखिए एलोरा में अगर पूछे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए क्योंकि ये सर्वप्रथम इसी गुफा के बारे में पता चला था। जब एलोरा की गुफा की खोज हुई तो सर्वप्रथम 21वीं गुफा, अगर आपको याद आ रहा हो, एक हम लोगों ने पढ़ा था कि ये उसमें अजंता के गुफाओं की खोज के बारे में जब पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो जॉन स्मिथ थे, मद्रास रेजिमेंट के सिपाही, वहाँ पर भी देखिए वो पहली दूसरी गुफा की खोज नहीं करते पहले, उनको जो है 10वीं गुफा की प्राप्ति पहले होती है। आप बात को समझिए, देखिए वहाँ पर 10वीं गुफा को जॉन स्मिथ देखते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर एलोरा में सबसे पहले 21वीं गुफा के बारे में पता चलता है, ना कि पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, सीरियल से इन गुफाओं का पता नहीं चलता है। जब 21वीं गुफा की खोज होती है तभी एलोरा गुफा प्रकाश में आती है, और वहाँ पर अजंता में 10वीं गुफा की खोज सर्वप्रथम हुई थी, जो कि जॉन स्मिथ मद्रास रेजिमेंट के सिपाही थे, उन्होंने की थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग लेक्चर ज़रूर देखिए। ठीक, 21वीं गुफा एलोरा में सर्वप्रथम खोजी गई, जिसको रामेश्वरम गुफा कहते हैं, रामेश्वरम गुफा कहते हैं। ठीक, अब विशेषताएँ देखें, तो देखिए विशेषताएँ क्या है। एलोरा की गुफाओं पर अजंता का प्रभाव माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलोरा की गुफाओं पर अजंता का प्रभाव है। सवा चश्म चेहरे,
यहाँ इस अजंता की जो सॉरी ये एलोरा की जो चित्रण हुए हैं या फिर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उसमें जो है सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं। मैंने आपको चश्म का मतलब बताया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, राजस्थानी शैली पढ़िए, वहाँ पर चश्म का मतलब आपको पता चल जाएगा। नुकीली नाक बनाई गई है एवं परली जैसी आँखें, बड़ी बड़ी आँखें उभार कर आँखें बनाई गई हैं, ठीक है। आँखें बहुत बड़ी बड़ी चेहरे पर उभार दी गई हैं आँखें, जो अपभ्रंश चित्रों की याद दिलाती है, यानी कि कोई अनुपात नहीं है इन चेहरों का, अनुपातहीन बड़ी सी आँख बना दिए, ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ ऐसे, मतलब कोई अनुपात का मतलब ये होता है चेहरा बहुत सुंदर या फिर बहुत नाप जोख के बनाए, नाप तौल के बनाए, लेकिन यहाँ पर क्या था, कोई अनुपातहीन चित्रण या फिर मूर्तियाँ बनाई गई, इसीलिए तो कह रहे हैं परली आँख का प्रयोग, नुकीली नाक, सवा चश्म चेहरे। और ये जो चित्र हैं ये अपभ्रंश चित्रों की याद दिलाते हैं, ऐसा ही अपभ्रंश चित्रकारी में भी होता था। ये जो चित्र, इसके एग्जाम्पल भी यहाँ हम देखेंगे, अपभ्रंश कौन कौन से चित्र अपभ्रंश की याद दिलाते हैं। देखिए, एलोरा की 16वीं गुफा के चित्र गरुड़, अरुण, वैष्णवी जो है अपभ्रंश का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है। ये जो गरुड़ नामक चित्र है 16वीं गुफा के चित्र है, ये देखिए यहाँ पर 16वीं गुफा का, एलोरा की 16वीं गुफा का चित्र है गरुड़, अरुण, वैष्णवी। ये जो है अपभ्रंश का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है ये चित्र, अर्थात अपभ्रंश शैली की शुरुआत एलोरा चित्रों से मानी जा सकती है। समझ आ गए आप। ये जो चित्र हैं 16वीं गुफा की, ये तीनों, ये जो है अपभ्रंश शैली का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है इन चित्रों को, इसीलिए इसे जो है एलोरा को अपभ्रंश शैली की शुरुआत मानी जाती है, कि यहीं से अपभ्रंश शैली की शुरुआत हो गई थी। जब एलोरा गुफाओं में चित्रण शुरू हुआ तो उनमें अपभ्रंश प्रभाव देखा गया, और वहीं पर अपभ्रंश चित्रकारी की नींव पड़ती है एलोरा से ही। इसका मतलब यही, इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं, शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे जिससे। देखिए, एलोरा के 16वीं गुफा के चित्र, यहाँ पर 2 बार लिख गया है। देखिए, एलोरा के 16वीं गुफा के चित्र गरुड़, अरुण, वैष्णवी को अपभ्रंश का, वैष्णवी का मतलब चित्र है ये, अपभ्रंश का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है। नमूना मतलब उदाहरण, अर्थात अपभ्रंश शैली की शुरुआत एलोरा चित्रों से मानी जाती है। अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो देखिए, आज आपका जो है एलोरा एकदम अच्छे से समाप्त हो गया, एलोरा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब कुछ गुफाएं जो कि आपके सिलेबस में लिखी हैं, अभी एक गुफा और बाकी है, वो है बदामी। बदामी कल हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए, जैसा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, इत्यादि वाले पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसमें हम आपको अपनी तरफ से सिगरिया, कन्हेरी, एलिफेंटा, इतनी गुफाएं और पढ़ाएंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में ये गुफाएं हैं, सिगरिया, कन्हेरी, कारले, एलिफेंटा, जो कि इत्यादि के रूप में लिखी हुई हैं। जिस जिस टॉपिक के आगे सिलेबस में इत्यादि लिखा है उसके बारे उस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी है। मैंने कई बार ये बात बताई है आप लोगों को, और इस गुफाओं में जो है हम उसको कंप्लीट करवाएंगे इत्यादि वाला पोर्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे कल।